लावण्या राठौर के कदम सुंदर और सुरुचिपूर्ण थे, लेकिन ली जुएर की आंखों में वह नर्क से बाहर निकले किसी शैतान से 1000 गुना अधिक भयानक लग रही थी। ली जुएर और भी अधिक सिकुड़ गई और उसकी आवाज़ कांप उठी, तुम क्या करना चाहती हो? दूर दूर हटो। लावण्या राठौर मुस्कुराई, क्या तुम बार बार मुझे अपना अभिवादन करने के लिए नहीं बुला रही थी? अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ तो तुम चाहती हो कि मैं चली जाऊँ? महामहिम, क्या आपको खुश करना थोड़ा मुश्किल नहीं है? ली जुएर का दिल बेहद बेचैन था, लेकिन उसने उसका खंडन करने की हिम्मत नहीं की। अब उसके दिमाग में केवल एक ही विचार था, जल्दी करो और भागो। इस नर्क जैसे वैलियंट मार्शल मैनर से भागो। लावण्या राठौर, वह बिल्कुल भी इंसान नहीं थी। वह बहुत ही असामान्य थी। क्या उसने अभी अभी दूसरे दर्जे के दायरे में प्रवेश नहीं किया था? वह केवल एक चाल का उपयोग करके सभी गोल्डन स्केल्ड गार्ड को कैसे घायल कर सकती थी? ये बहुत ही कपटपूर्ण था, बहुत खौफनाक। हालांकि ली जुएर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और रेंगने की कोशिश की, लेकिन वह केवल थोड़ी ही दूरी तय कर पाए। इस तथ्य के कारण कि उसके दोनों हाथ टूट चुके थे और वह जमीन पर अपाहिज पड़ी थी। भले ही वह उठना चाहती थी, वह अपने शरीर से कोई बल लगाने में असमर्थ थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके लिए इधर उधर जाना मुश्किल था। इसलिए वह अपनी ही आंखों से लावण्या राठौर को धीरे धीरे अपने करीब आते देख सकती थी, करीब और करीब। शाही घमंड का चकनाचूर होना। फिर वह उसके पास नीचे बैठ गई। तुम क्या करना चाहती हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, मैं महारानी की वैध संतान हूँ। अगर तुमने मेरी ओर आंख भी उठाने की जुर्रत की, बहादुर दिखने का नाटक करते हुए ली जुएर की आवाज़ फटने लगी। लावण्या राठौर ने उपहास करते हुए उसकी बात काटी, वैध संतान तो क्या? अगर ली मोजुन भी यहाँ खड़ा होता तो मैं उसे भी इसी तरह पीटती। उसकी ये बातें उसके दिल की गहराइयों से निकली थीं, क्योंकि वह अब उस पाखंडी और आवारा चेहरे को और सहन नहीं कर सकती थी और वह लंबे समय से उसे सबक सिखाना चाहती थी। क्या करें, पिछले दिनों उसने अपने स्तर में उन्नति नहीं की थी, इसलिए उसे ऐसा करने का मौका नहीं मिला था। लेकिन अब जब वह पहले ही उन्नति कर चुकी थी, तो ली मोजुन ली मोइंग से सबक सीखने के बाद एक काया कछुए में बदल गया था और खुद को छिपा लिया था। इसलिए अगर वह उसे पीटना भी चाहती तो वह उसे बिल्कुल नहीं ढूंढ पाती। ली जुएर कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि लावण्या राठौर में शाही परिवार के दर्जे को नज़रअंदाज करने की इतनी हिम्मत है। इस मामले में उसके पास लावण्या राठौर को धमकाने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं था। जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ, ली जुएर पहले से कहीं अधिक जोर से कांपने लगी। एक कोमल महिला का खौफनाक उपहार। लावण्या राठौर ने काफ़ी गर्मजोशी भरी मुस्कान दी, ऐया महामहिम, देखिए आप कितना डर गई हैं। मैं कितनी कोमल और दयालु महिला हूँ, मैं किसी को चोट क्यों पहुँचाऊंगी या मारूंगी? चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाऊंगी। जब उसने लावण्या राठौर को ये कहते हुए सुना कि वह उसे चोट नहीं पहुंचाएगी, तो ली जुएर को किसी भी तरह की खुशी महसूस होने के बजाय उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे बताया कि कुछ बहुत बुरा होने वाला था। लावण्या राठौर निश्चित रूप से कुछ ऐसी शातिर चालें चलने वाली थी जो पीटे जाने से कहीं अधिक भयानक थीं। जैसी कि उम्मीद थी, लावण्या राठौर ने अपनी आस्तीन के भीतर छिपी एक छोटी सी दवा की बोतल निकाली। ली जुएर की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या है? लावण्या राठौर हंसी, ये सच में बहुत अच्छी चीज़ है। केवल इसलिए कि तुम 7वीं राजकुमारी हो, मैं इसे बाहर निकालने के लिए तैयार हूँ। बस आराम से बैठो और इसका आनंद लो। ये क्या? जैसे ही ली जुएर ने अपना मुंह खोला, लावण्या राठौर ने एक गोली उसके मुंह में ठूंस दी। वह अवचेतन रूप से इसे थूकना चाहती थी, लेकिन उसकी ठुड्डी को लावण्या राठौर ने पकड़ रखा था, जिसने जबरदस्ती इसे उसके गले के नीचे धकेल दिया। ली जुएर डर के मारे सुन्न पड़ गई थी। वह चाहे कितनी भी मूर्ख क्यों न हो, वह जानती थी कि यह कोई अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन उसने चाहे कितना भी विरोध किया, उसे वह गोली निगलनी ही पड़ी। लावण्या राठौर ने अपनी पकड़ ढीली की और ली जुएर ने तुरंत गोली थूकने की कोशिश करते हुए उल्टी करने के संकेत दिए। दुर्भाग्य से ये केवल प्रयास की बर्बादी थी। लावण्या राठौर खड़ी हुई और ताली बजाते हुए पुकारा, यहाँ कोई है? आसपास कोई क्यों नहीं है? वैलियंट मार्शल मैनर के अधिकांश गार्ड और नौकर 7वीं राजकुमारी द्वारा लाए गए आदमियों के हमलों से घायल हो गए थे और उन्हें प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया गया था, इसलिए वे केवल दूर से ही सब कुछ देख सकते थे। उन्होंने शुरू में सोचा था कि लावण्या राठौर निश्चित रूप से इस बार किसी गतिरोध पर आ जाएगी, लेकिन कौन जानता था कि इतने सारे गोल्डन स्केल्ड गार्ड के हमले के तहत भी लावण्या राठौर आसानी से उन सभी कठिनाइयों को दूर कर देगी। जमीन पर हर जगह पड़े कराहते हुए गोल्डन स्केल्ड गार्ड को देखकर लावण्या राठौर के प्रति हर किसी का सम्मान एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया। उसका बुलावा सुनकर सभी नौकर अपने घायल शरीरों को घसीटते हुए, लंगड़ाते और लड़खड़ाते हुए अपनी तीसरी मिस के सामने हाजिर होने के लिए आ गए। भविष्य में ऐसे शक्तिशाली मास्टर के नक्शे कदम पर चलने में सक्षम होना उनके लिए एक बहुत ही गर्व की बात होगी। तीसरी मिस, आपके क्या आदेश हैं? ये सेवक इसे ठीक से संभालेगा। ये सेवक भी ऐसा ही कर सकता है, कृपया हमें अपने आदेश दे तीसरी मिस।
हर कोई वहां इकट्ठा हो गया, सभी अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक साथ बात कर रहे थे। एक खौफनाक आदेश। लावण्या राठौर ने सिर हिलाया और दो लोगों की ओर इशारा किया, तुम और तुम, यहाँ आओ। उसने अपने हाथों में पकड़ी हुई दवा की बोतल उन्हें दी और आदेश दिया, तुम दोनों कुछ आदमियों को अपने साथ लो और 7वीं राजकुमारी द्वारा लाए गए गार्डों को ये दवा खिलाओ। एक व्यक्ति एक गोली खाएगा। ये सुनिश्चित करने के बाद कि उन्होंने गोली खा ली है, उन सभी को और 7वीं राजकुमारी को बाहर घसीट कर ले जाओ और एक गाड़ी का उपयोग करके उन्हें वापस महल भेज दो। क्या तुमने मुझे स्पष्ट रूप से सुना? जी हाँ, बिल्कुल स्पष्ट। तीसरी मिस, कृपया निश्चिंत रहें, मैं गारंटी देता हूं कि मैं इस कार्य को पूरा करूंगा। उन दोनों ने बात मान ली और बहुत जल्दी उन्होंने अपना काम पूरा करने के लिए टीम को संगठित कर लिया। लावण्या राठौर द्वारा घायल किए गए उन गार्डों के शरीर में मूल रूप से हर जगह फ्रैक्चर थे और वे अपने आप उठने में असमर्थ थे। यहाँ तक कि उनकी नाड़ियाँ भी क्षतिग्रस्त हो गई थीं, इसलिए उनमें विरोध करने की कोई क्षमता नहीं बची थी। कुछ लोगों ने लावण्या राठौर के निर्देशों का पालन किया और पहले उन्हें गोली खिलाई, फिर एक एक करके उन्हें बाहर घसीट कर ले गए। अंत में अध्ययन कक्ष में केवल 7वीं राजकुमारी बची थी जिसे अभी तक बाहर नहीं निकाला गया था। उनमें से कुछ लोग अध्ययन कक्ष के प्रवेश द्वार पर लौटे और आगे के निर्देश मांगते हुए अंदर देखा। तीसरी मिस, ये 7वीं राजकुमारी भी, वह हकला रहा था, 7वीं राजकुमारी को बाहर घसीट कर ले जाओ। शब्द कहने में उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आखिरकार वह एक सम्मानित शाही राजकुमारी थी। गुलामों के रूप में पैदा हुए उन लोगों की नज़र में उसका अस्तित्व बेहद मूल्यवान था। उसके साथ कठोर व्यवहार करने के विचार मात्र से ही कई लोगों के दिलों में घबराहट होने लगी थी। दवा का असर और खौफनाक सच। हालांकि लावण्या राठौर के मन में ऐसा कोई संकोच नहीं था। उसने अपना हाथ हिलाया और जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, उसे भी घसीट कर ले जाओ। अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो राजकुमारी के शरीर में दवा का असर बस अब शुरू ही होने वाला है। ठीक उसी पल ली जुएर को पहले ही अपने शरीर के भीतर वह अजीब सी भावना फैलती हुई महसूस हो रही थी। उसे केवल अपने शरीर का तापमान और अधिक बढ़ता हुआ महसूस हुआ। उसकी त्वचा अधिक संवेदनशील और खुजलीदार होती जा रही थी और उसका चेहरा धीरे धीरे लाल हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके भीतर से एक झुलसा देने वाली गर्मी उसके दिल से होते हुए उसके चारों अंगों तक फैल रही हो। उसने अपने शरीर में हो रही इस अजीब सी बेचैनी को दबाने की पूरी कोशिश करते हुए अपने होंठ काटे और लावण्या राठौर को गुस्से से घूरा, तुमने आखिर मुझे क्या खिलाया है? वह क्या चीज़ थी? लावण्या राठौर की भौहें तन गईं और उसने जवाब दिया, वास्तव में तुमने पहले ही इसका अंदाज़ा लगा लिया है ना? ये बिल्कुल वही है जो तुम सोच रही हो। क्या? तुमने क्या कहा? तुम कैसे जानती हो कि मैं क्या सोच रही हूँ? यह असंभव है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे वो उस तरह की दवा खिलाने की? किस तरह की दवा? लावण्या राठौर ने हंसते हुए पूछा। ली जुएर की आंखें लाल हो गईं लेकिन वह एक भी शब्द नहीं बोल पाए। लावण्या राठौर ने अपना सिर झुकाया और हंसते हुए उसके कान के पास फुसफुसाई, ओम, तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल सही है। मैंने तुम्हें जो खिलाया है वह वास्तव में वही गोली है जो किसी इंसान में तीव्र कामुक उत्तेजना पैदा करती है, और तुम्हारे सभी गार्डों ने भी यही गोली खाई है। तुम? ली जुएर की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया। भले ही उसने पहले ही इसका अंदाज़ा लगा लिया था, लेकिन लावण्या राठौर के मुंह से स्पष्ट रूप से एस्ट्रस पिल, कामोत्तेजक गोली शब्द सुनकर वह अभी भी इस पर विश्वास करने में असमर्थ थी। इसके बाद उसके दिल की गहराइयों से एक गहरा खौफ पैदा हो गया। लावण्या राठौर ने वास्तव में ऐसा करने की हिम्मत की। और सबसे डरावनी बात यह थी कि न केवल उसने उसे ये दवा खिलाई थी, बल्कि उसने इतने सारे गार्डों को भी वही दवा खिलाई थी। और वह उसे उसी गाड़ी में बिठाकर वापस महल भेजने वाली थी। ये क्या वह अपनी पवित्रता नहीं बचा पाएगी? ली जुएर की छाती से खून का एक घूंट ऊपर आया और इसे आगे दबाने में असमर्थ होकर उसने इसे थूक दिया। बायरूली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ऐसा घिनौना कृत्य करो। अगर तुमने मेरी पवित्रता को बर्बाद करने की हिम्मत की तो भूत बनने के बाद भी मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। शाही घमंड और कड़वा सच। ली जुएर को अपनी उत्कृष्ट स्थिति और जन्मजात कौशल पर बहुत घमंड था और वह हमेशा स्काई क्लाउड सिटी के कई प्रतिष्ठित प्रत्यक्ष वंशजों के शिष्यों से जुड़ना चाहती थी। हालांकि उसके चाहने वालों की कमी नहीं थी, लेकिन अगर उसने अपनी पवित्रता खो दी और किसी को इसके बारे में पता चल गया तो किसी शक्तिशाली या प्रतिष्ठित कुलीन परिवार में शादी करने की उसकी सारी उम्मीदें चकनाचूर हो जाएंगी। लावण्या राठौर ने हंसते हुए जवाब दिया, 7वीं राजकुमारी, आप क्या कह रही हैं? आपने मेरी उन्नति को बाधित करने की कोशिश की क्योंकि आप मेरी जान लेना चाहती थीं। मुझे केवल आपकी पवित्रता चाहिए, तो दोनों की तुलना करने पर मैं आपसे बहुत अधिक दयालु हूँ। ली जुएर की आंखों से मानो आग की लपटें निकल रही थीं। उसकी शर्मिंदा और क्रोधी नज़रों के बीच लावण्या राठौर खुशी से हंसी और अपनी बात जोड़ने के लिए धीरे से अपना मुंह खोला। ग्रेटर दैन, और तो और, यह मत कहना कि मैंने तुम्हें कोई मौका नहीं दिया। मैंने तुम्हें जो दवा खिलाई है वह तुरंत असर नहीं करती है।
कहने का मतलब है कि अगर गाड़ी की गति काफ़ी तेज़ रही तो शायद तुम सब अंतिम चरण तक पहुंचने से पहले ही समय पर महल पहुंच जाओ। लेकिन अगर तुम यहाँ बिना रुके बकबक करती रही और समय बर्बाद किया तो शायद यात्रा के बीच में ही इसका असर शुरू हो जाएगा। तब तक इतने सारे आदमियों के बीच केवल तुम, अगर सम्राट ने ये नज़ारा देख लिया तो मुझे आश्चर्य है कि क्या वह मौके पर ही गुस्से से मर नहीं जाएंगे। जब ली जुएर ने इस चित्रण को सुना तो वह लगभग बेहोश हो गई। कोई आश्चर्य नहीं कि लावण्या राठौर उसे गाड़ी में ठूंसकर वापस महल भेजना चाहती थी। अगर महल के दरवाजे पर इतने सारे लोगों ने इस तरह का कांड देख लिया और अगर उसके शाही पिता और महारानी ने इसे देख लिया तो उसे इस जीवन में जीने की आवश्यकता ही नहीं बचेगी। सफ़ेद कमल का पर्दाफाश। लावण्या राठौर को घूरते समय ली जुएर की आंखें जहरीली रंजिश से भरी थीं। तुम एक दुष्ट और दुर्भावनापूर्ण पागल औरत हो, तुम्हारी बहुत भयानक मौत होगी। लावण्या राठौर ने ठंडेपन से उपहास किया, ये दिलचस्प है। जब तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो तुम्हें क्यों नहीं लगा कि तुम दुष्ट और दुर्भावनापूर्ण हो, और अब तुम एक पवित्र सफ़ेद कमल की तरह बर्ताव करने की कोशिश कर रही हो। मेरी तुम्हें सलाह है कि अगर तुम किसी से पंगा लेने की हिम्मत करती हो तो उसकी हमेशा एक कीमत चुकानी पड़ती है। आज तुम्हारा अपने कर्ज को धीरे धीरे चुकाने का समय है। उसने अपना हाथ हिलाया और अपने आदमियों को ली जुएर को घसीट कर ले जाने का आदेश दिया। ली जुएर लगातार संघर्ष करती रही और अपने पैर मारती रही, जिससे गाड़ी में चढ़ने की उसकी अनिच्छा स्पष्ट व्यक्त हो रही थी। लावण्या राठौर ने सर्द आवाज में कहा, अगर 7वीं राजकुमारी गाड़ी पर चढ़ने को तैयार नहीं है तो उसके साथ जबरदस्ती मत करो, वरना वह कहेगी कि हमने उसके साथ सम्मान से व्यवहार नहीं किया। बस थोड़ी देर और इंतजार करो। शायद थोड़ी देर बाद गाड़ी में उन गार्डों पर दवा का पूरा असर होना शुरू हो जाएगा। अंतिम समर्पण। ये बातें सुनकर ली जुएर सुन्न पड़ गई। काफी देर बाद उसके पीले होंठ कान पे, बाय रुली, मैं चाहती हूँ। उसने अपनी आंखें बंद की और दांत पीसे और एक मच्छर जैसी अत्यंत धीमी आवाज में वह भिनभिनाई, मैं गाड़ी में चढ़ना चाहती हूँ। लावण्या राठौर हल्के से मुस्कुराई, तुम क्या चाहती हो? तुम इतनी धीरे बोल रही हो, मेरी सुनने की शक्ति उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें सुन नहीं पा रही हूँ। ली जुएर अत्यधिक शर्मिंदा थी, लेकिन एक शांत और अविचल लावण्या राठौर का सामना करते हुए उसके पास अपनी आवाज़ तेज करने और अपनी पहले कही गई बात को दोहराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लावण्या राठौर ने ऐसी मुस्कान दी जो मुस्कान जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। आप सच में 7वीं राजकुमारी कहलाने के लायक हैं। आपका शौक सच में बहुत खास है। आप पहले से ही जानती हैं कि इस गाड़ी में कई ऐसे आदमी हैं जिन्होंने कामोत्तेजक दवा खा रखी है, और फिर भी आप चाहती हैं कि मैं आपको जल्दी से गाड़ी में चढ़ने दूं। क्या आप कुछ ज़्यादा ही अनियंत्रित नहीं हो रही हैं? अगर दूसरों को इसके बारे में पता चला तो पूरे साउथ यू किंगडम के शाही परिवार की इज्जत आपके द्वारा मिट्टी में मिला दी जाएगी। ली जुएर की भावनाएं शर्मिंदगी और गुस्से के बीच मिश्रित थीं, और उस तरह की निराशाजनक भावना बस अवर्णनीय थी। ये स्पष्ट रूप से लावण्या राठौर थी जिसने उसे इस तरह के शब्द कहने के लिए मजबूर किया और उसे गाड़ी पर चढ़ने के लिए विवश किया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जब ये शब्द लावण्या राठौर के मुंह तक पहुंचे तो वे पूरी तरह से मुड़ गए और उनका अर्थ बिल्कुल उल्टा हो गया। अगर लोगों ने लावण्या राठौर की बात सुनी तो वे शायद यही सोचेंगे कि वह एक बेशर्म और अनैतिक महिला थी। चेतावनी की अनदेखी का पछतावा। ये बहुत ही आसान काम होना चाहिए था, अपने भाई और अपनी सबसे अच्छी दोस्त की ओर से लावण्या राठौर को सबक सिखाना, लेकिन ली जुएर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि परिणाम इतना बुरा होगा कि वह इतनी बुरी तरह हार जाएगी और उसकी प्रतिष्ठा के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उसे याद आया कि यहाँ आने से पहले बाई रुओ क्यूई ने उसे बार बार याद दिलाया था, मेरी इस तीसरी बहन को कम मत समझना। पिछली बार जब उसने आत्महत्या की कोशिश की थी तब से वह एक अलग इंसान में बदल गई है। उसके विचार बहुत गहरे और डरावने हैं। अगर तुम उसे कम आंकोगी तो तुम आसानी से उसके जाल में फंस जाओगी। ली जुएर ने उस समय इसे लापरवाही से लिया था और इसे दिल पर नहीं लिया था, लेकिन अब उसे अपनी हरकतों और उस चेतावनी पर ध्यान न देने का सच में पछतावा हो रहा था। अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी थी। महल की ओर यात्रा और गाड़ी के भीतर की हलचल। लावण्या राठौर ने व्यक्तिगत रूप से उसकी नाड़ियां सील कर दीं और अपने आदमियों से उसे गाड़ी में ले जाने को कहा। गाड़ी के सामने एक कोचवान था। जब ली जुएर गाड़ी पर चढ़ गई तो कोचवान ने लावण्या राठौर के निर्देशों का पालन किया और घोड़े को चाबुक मारते हुए महल की दिशा में आगे बढ़ा। लावण्या राठौर भी इस मजाक में शामिल होना चाहती थी और उसने अपने फुटवर्क का प्रदर्शन करते हुए एक सामान्य गति से गाड़ी के पीछे चलना शुरू कर दिया। गाड़ी के अपनी यात्रा शुरू करने के कुछ ही देर बाद भीतर से भारी हाँफने और कराहने की आवाज़ें सुनी जा सकती थीं। एक बेशर्म पक्षी का ढोंग। लावण्या राठौर ने अपनी बाहें उठाईं और अपना सिर अपने कंधे पर बैठे छोटे से पक्षी की ओर घुमाया। वान काई, जरा अंदाज़ा लगाओ, क्या उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है? लिटिल फीनिक्स ने अपनी आंखें ढंग लीं, लेकिन चूंकि वे पूरी तरह से ढकी नहीं थीं, इसलिए पंखों की दरारों से बिना पलक झपकाए उसकी बड़ी बड़ी पानीदार आंखों को जिज्ञासा से गाड़ी की दिशा में घूरते हुए देखा जा सकता था।
लिटिल फीनिक्स छुप छुप कर देखता रहा और साथ ही जवाब दिया, फीमेल डेविल, तुम किस काम की बात कर रही हो? उस काम का क्या मतलब है? ये एक छोटा भगवान, एक शुद्ध और प्यारा डिवाइन मैजिकल बीस्ट है। तुम अपने बुरे विचारों से मुझे दूषित करने की हिम्मत मत करना। लावण्या राठौर के मुंह के कोने फड़क उठे। ये डरपोक छोकरा, जब वह ऐसी बातें कह रहा था तो क्या उसकी आंखें पहले छुप छुप कर देखना बंद कर सकती थीं? लावण्या राठौर ने उसकी ओर देखा और जानबूझकर कहा, गाड़ी की खिड़की के पीछे वह छोटा सा छेद देख रहे हो? क्या मैं तुम्हें उसके अंदर ठूंसने में मदद करूं ताकि तुम अंदर जाकर नज़ारा देख सको? चीप 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 चीप। हाँ हाँ, लिटिल फीनिक्स ने उत्साह से अपने पंख फड़फड़ाए। लेकिन उत्साह के बाद जब उसने लावण्या राठौर की आंखों में उपहास देखा तो उसने तुरंत कमजोरी से अपना सिर नीचे कर लिया। खांसी खांसी, ये एक छोटा भगवान ऐसा काम क्यों करना चाहेगा? फीमेल डेविल, बेशर्म मत बनो और मेरे जैसे मासूम इंसान को उस जगह फेंकने की कोशिश मत करो। तुम बहुत बुरी हो। यहाँ तक कि लावण्या राठौर भी इस बेशर्म छोटी सी चीज से पूरी तरह हार गई और कुछ समय के लिए अवाक रह गई। अब तक गाड़ी एक दूसरी सड़क पर मुड़ चुकी थी। वेलिएंट मार्शल मैनर से शाही महल तक की पूरी यात्रा शहर की कई सबसे व्यस्त सड़कों से होकर गुजरती थी। ये सड़कें मुख्य रूप से व्यावसायिक उपयोग के लिए थीं, इसलिए यातायात बेहद व्यस्त था और पैदल चलने वालों की भारी भीड़ थी। जब गाड़ी इन क्षेत्रों में पहुंची तो वह अपनी पिछली तेज गति को बनाए नहीं रख सकी, इसलिए उसे अपनी गति कम करनी पड़ी और वह हर कुछ सेकंड में रुकते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। हालांकि जिस क्षण गाड़ी की गति कम हुई, गाड़ी के भीतर से आने वाली आवाज़ें स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थीं। एनएनआहा, हल्की कराहने की आवाज़ें स्पष्ट रूप से बाहर आ रही थीं। सड़कों पर पैदल चलने वालों की भरमार थी और उनमें से काफ़ी लोगों ने उस गाड़ी में होने वाली असामान्य स्थिति पर ध्यान दिया था। उन्होंने संकोच और उत्सुकता के साथ देखने के लिए अपना सिर घुमाया और उसके बाद धीमी आवाज़ में चर्चाएं सुनी जा सकती थीं। उस गाड़ी को देखो, वे आवाज़ें, क्या वे उसी गाड़ी से आ रही थीं? सही कहा, ये यही गाड़ी है। मैं काफ़ी देर से इससे आवाज़ें सुन रहा हूँ। हे भगवान, क्या अंदर के लोग कुछ ज़्यादा ही प्यासे नहीं हैं जो दिन के उजाले में इतनी व्यस्त जगह पर ऐसा काम कर रहे हैं? ही पास खड़े एक व्यक्ति ने एक अश्लील मुस्कान दी, तुम सब अनुभवहीन हो। अगर मैं कहूँ तो अंदर कई आदमी हैं और केवल एक औरत है। तस्क तस्क, इतना अजीब शौक। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उस औरत को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है? हमें अधिकारियों को इसकी सूचना देनी चाहिए। जल्दी क्या है? उस अश्लील आदमी ने मनहूसियत से मुस्कुराते हुए कहा, आवाज़ों से तो ऐसा लगता है कि वह औरत मज़े ले रही है। हम यह नहीं कह सकते कि वह अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर रही है। भीड़ में हलचल मचने लगी। एक स्पष्ट दिमाग वाली यातना। लिटिल फीनिक्स ने लावण्या राठौर की ओर अपना सिर घुमाया और पूछा, वासाई, उस तथाकथित राजकुमारी की इज्जत तो मिट्टी में मिल गई। अगर उसने ये बातें सुन लीं तो क्या वह गुस्से से मर नहीं जाएगी? लावण्या राठौर के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। चिंता मत करो, उसने ये सब बिल्कुल साफ साफ सुना है। इस बारे में लावण्या राठौर पूरी तरह से आश्वस्त थी, क्योंकि उसने जो दवा दी थी उससे उस व्यक्ति का तर्क या सोचने समझने की शक्ति खत्म नहीं होती थी। इसके बजाय वे स्पष्ट दिमाग वाले बने रहते थे, लेकिन वे अपने कार्यों और भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ होते थे। इसलिए इस दवा का प्रभाव दूसरों को प्रताड़ित करने के लिए बेहद उपयोगी था। हालांकि उन पैदल चलने वालों की आवाज़ का स्तर जानबूझकर धीमा किया गया था, लेकिन ली ज़ुएर आखिरकार दूसरे दर्जे के दायरे की एक साधिका थी। उसकी इंद्रियां सामान्य लोगों की तुलना में कई गुना अधिक तेज थीं, इसलिए इन आवाज़ों की तीव्रता उसके लिए बिल्कुल तेज और स्पष्ट थी। शाही द्वार पर आगमन। गाड़ी अपनी यात्रा पर आगे बढ़ती रही, हालांकि गति धीमी थी, लेकिन अंततः यह इस सड़क से गुजर गई। ठीक सामने शाही महल का द्वार था। गाड़ी मुख्य द्वार तक पहुंचने से कुछ दूरी पहले ही रोक दी गई। गोल्डन स्केल्ड गार्ड्स ने अपने हाथों में लंबे भाले पकड़े हुए थे और गाड़ी के सामने का रास्ता रोक लिया। अंदर कौन है? शाही महल के सामने, तुम लोग नीचे आकर यह क्यों नहीं बता रहे कि तुम कौन हो? हालांकि गाड़ी रुक गई थी, लेकिन फिर भी कोई नीचे नहीं उतरा। कोचवान ने गाड़ी रोकी और मानो उसने कोई अपराध किया हो, वह तुरंत वहां से भाग गया। गोल्डन स्केल्ड गार्ड्स ने कल्पना भी नहीं की थी कि वह भाग जाएगा, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने उसे रोकने के बारे में नहीं सोचा। उसके भाग जाने के बाद ही कुछ गार्डों ने निराशा से एक दूसरे की ओर देखा, क्योंकि वे वर्तमान स्थिति के बारे में स्पष्ट नहीं थे। अब क्या स्थिति है? वह क्यों भाग गया? अंदर के लोग गाड़ी से नीचे क्यों नहीं उतर रहे हैं? इतना मत सोचो, पास जाकर देखो। गार्ड्स का खौफनाक खुलासा। गोल्डन स्केल्ड गार्ड्स गाड़ी की ओर चले और कुछ ही दूरी से उन्होंने गाड़ी से कराहने और हाँफने की आवाज़ें और एक शक्तिहीन महिला की आवाज़ सुनी। दूर जाओ एन मत, ऐसा मत करो। उन सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उन सभी को एक ही समय में होश आया। काओ, ये गाड़ी क्या वे कर रहे हैं? हे भगवान, क्या वे कुछ ज़्यादा ही बेशर्म नहीं हैं?
ऐसा काम करना पहले ही बहुत अभद्र है, और यह सोचकर कि उन्होंने वास्तव में शाही महल के द्वार के सामने गाड़ी रोकी है। क्या ये सम्राट के लिए सीधा उकसावा नहीं है? हाँ, सम्राट का अपमान करने के लिए पूरे परिवार के खात्मे की सज़ा है। जल्दी से उन्हें नीचे घसीटो और देखो कि ऐसा कौन हो सकता है जो इतना बेशर्म है। बिल्कुल सही, उन्हें गाड़ी से बाहर निकालो। हालांकि गोल्डन स्केल्ड गार्ड्स के चेहरों पर एक तरह का सच्चा आक्रोश दिखाई दे रहा था, लेकिन अपने दिलों में वे बेहद उत्साहित थे। इस तरह का जीते जागते कामुक कक्ष आम तौर पर देखने को नहीं मिलता था। अब ऐसे अवसर के साथ क्या वे इसे अपनी आंखों से देखने की जल्दी में नहीं होंगे, अन्यथा वे इस मौके को गंवा देंगे। और तो और, अगर किस्मत ने उनका साथ दिया तो शायद उन्हें भी इसमें हिस्सा मिल जाए। बस यही सोचकर गोल्डन स्केल्ड गार्ड्स एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में गाड़ी की ओर दौड़े। सभी ये देखने के लिए उत्सुक थे कि अंदर किस तरह का यौन नज़ारा चल रहा था। पर्दा उठना और बेशर्म नज़ारे। जब गाड़ी का पर्दा खींचा गया तो बाहर के सबसे करीब वाले आदमी को तुरंत बाहर खींच लिया गया। जल्दी देखो, देखो, क्या बकवास है, क्या इस आदमी ने कोई कामोत्तेजक लिया है? देखो वह कितना उत्तेजित है। हमारे द्वारा उनकी इस हरकत को पकड़े जाने के बाद भी वह न केवल पीछे नहीं हटा, बल्कि वह अभी भी वहीं सहला रहा है। तस्क तस्क। ठीक है, ठीक है, आदमियों को देखने में क्या रखा है, मैं अंदर की औरत को देखना चाहता हूँ। उसके सहयोगी ने तुरंत उसे बीच में टोक दिया। बाकियों ने सहमति जताते हुए कहा, बिल्कुल सही, चलो देखते हैं कि वह बेशर्म औरत कैसी दिखती है। जल्दी 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 अपने हाथ चलाओ। लीजुएर ठीक अंदर की तरफ कुचली हुई थी और उस पर कई आदमी यहाँ वहाँ हाथ फेर रहे थे। इस तथ्य को जोड़ते हुए कि उसके हाथ टूट चुके थे, उसके लिए संघर्ष करना बहुत मुश्किल हो रहा था। अपने शरीर में प्रोफाउंड एनर्जी का उपयोग करके भी वह खुद को बचाने के लिए अपनी प्रोफाउंड स्किल का थोड़ा सा उपयोग करने में सक्षम थी और अभी तक अंतिम चरण तक नहीं पहुंची थी, लेकिन इस प्रक्रिया में उसके कपड़े पूरी तरह से उतर चुके थे। भगवान ही जानता है कि उसका कितना फायदा उठाया जा चुका था। अगर इस नज़ारे को बाहरी लोगों ने देख लिया होता तो वह सच में खुद को मार डालती। वह जल्दी से चिल्लाए, मत पास मत आओ, तुम सब दफा हो जाओ। अपमान के घूंट। हालांकि गोल्डन स्केल्ड गार्ड्स उसे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाए और ठहाके मारकर हंसने लगे। इस औरत को सुनो, जब वह मज़े ले रही थी तो उसे बिल्कुल भी बेशर्मी महसूस नहीं हुई। अब जब वह पकड़ी गई है तो वह हमें दफा होने के लिए कह रही है। बिल्कुल सही, स्पष्ट रूप से एक बेशर्म कुतिया है और अभी भी कुलीन होने का नाटक कर रही है। तुम्हारे साथ पहले ही इतने सारे आदमी खेल चुके हैं, बस हमें एक नज़र देखने दे रही हो, तुम्हें इसे अपना सौभाग्य मानना चाहिए। जैसे जैसे उनके शब्द अधिक से अधिक अभद्र होते गए, लीजुएर के आंसू बहने लगे, फिर भी वह उनका खंडन करने में असमर्थ थी। अगर वह दावा करती कि वह 7वीं राजकुमारी है तो क्या उसकी और भी ज्यादा बेइज्जती नहीं होगी? लेकिन अगर उसने अपने दर्जे का दावा नहीं किया और उसे नंगा बाहर घसीटा गया तो ये बात ही उसके लिए दीवार पर सिर पटक कर जान देने के लिए काफ़ी होगी। एक चौंकाने वाली पहचान। जैसे ही वह दुविधा में फंसी थी, पीछे छूट गए एक गोल्डन स्केल्ड गार्ड ने अपना सिर झुकाया और गाड़ी से नीचे खींचे जा रहे पहले आदमी को ध्यान से देखा। अचानक वह आश्चर्य से चिल्लाया, अजीब है, यह आदमी थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। जाना पहचाना? तुम क्या कह रहे हो? परेशान करना बंद करो, चलो उस औरत को बाहर घसीटते हैं। ये गार्ड चिंतित होने लगा और बोला, वह सच में जाना पहचाना लग रहा है, रुको, मुझे अब याद आया। क्या ये 3री स्क्वाड्रन का लीसी नहीं है? वह यहाँ क्यों है? ये सुनकर कोई पीछे मुड़ा और कुछ और नजरें डाली, फिर वह सुन्न रह गया। सही कहा, मुझे अब याद आया। ऐसा लगता है कि वह 7वीं राजकुमारी के साथ किसी को पकड़ने गया था। अब वह ऐसी स्थिति में कैसे पहुंच गया? गोल्डन स्केल्ड गार्ड्स को तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने जल्दी से कार्रवाई की और हर एक व्यक्ति को बाहर निकाल लिया। हर एक व्यक्ति ने उन्हें बहुत बड़ा झटका दिया, क्योंकि यहाँ मौजूद सभी आदमी उनके सहयोगी थे, गोल्डन स्केल्ड गार्ड्स के सदस्य। गोल्डन स्केल्ड गार्ड्स जितना अधिक देखते गए, वे उतने ही अधिक भयभीत होते गए। बहुत जल्द गाड़ी के सभी आदमियों को नीचे खींच लिया गया, जिससे गाड़ी में केवल लीजुएर अकेली रह गई। पहले शोर मचाने वाले और हावी होने की कोशिश करने वाले सभी गोल्डन स्केल्ड गार्ड्स शांत हो गए और किसी की भी उस महिला को पकड़ने के लिए अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। इसका कारण ये था कि उनके दिलों में एक चौंकाने वाला अनुमान पैदा हो गया था। अंदर जो बेशर्म औरत है वह कहीं 7वीं राजकुमारी तो नहीं है। यह अनुमान अनुचित नहीं था, क्योंकि जिन गार्डों को पहले नीचे घसीटा गया था वे सभी बिना किसी अपवाद के वही थे जिन्हें आज 7वीं राजकुमारी की कुछ मामलों में मदद करने के लिए तैनात किया गया था। अंत में 7वीं राजकुमारी को छोड़कर जिसके ठिकाने का कुछ पता नहीं था, वे सभी गाड़ी में दिखाई दिए थे। आगे सोचने की जरूरत ही नहीं थी, गाड़ी में मौजूद वह महिला 90% संभावना थी कि वह वही थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? 7वीं राजकुमारी आमतौर पर सहज और शालीन दिखती थी, जब तक कि वह अपनी हड्डियों की गहराई तक इतनी बेशर्म और मनमौजी औरत न हो।
उसने शहर के भीतर ऐसा दुस्साहस करने की हिम्मत की थी। गोल्डन स्केल्ड गार्ड्स ने घबराहट और निराशा में एक दूसरे की ओर देखा, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। लावण्या राठौर का मास्टर स्ट्रोक। लावण्या राठौर कुछ दूरी पर एक बड़े पेड़ के नीचे छिपी थी। जब उसने ये नज़ारा देखा तो उसका मुंह तिरस्कार से फड़क उठा। ये गोल्डन स्केल्ड गार्ड्स आमतौर पर तो बहुत अभिमानी और दबंग होते हैं, इस समय वे इतने भयभीत क्यों हो गए? कितनी बड़ी निराशा है, चलो मैं उनकी थोड़ी मदद कर देती हूँ। उसने अपने पैर से पेड़ के नीचे एक छोटा सा पत्थर फंसाया और उसे किक मारी। हवा की दिशा के साथ साथ वह पत्थर गाड़ी की ओर उड़ गया और ठीक पहिए के बीच जा गिरा। धप की एक जोरदार आवाज़ के साथ गाड़ी ने तुरंत अपना संतुलन खो दिया और शाही महल की दिशा में औंधे मुंह पलट गई। जहां तक गाड़ी में सिकुड़ी हुई ली जुएर की बात है, वह चीखते हुए गाड़ी से बाहर लुढ़क गई और गोल्डन स्केल्ड गार्ड्स के ठीक सामने गिरने से पहले काफ़ी दूरी तक जमीन पर लुढ़कती रही। एक शर्मनाक दृश्य। गोल्डन स्केल्ड गार्ड्स ने ध्यान से देखा और सभी के खौफ से होश उड़ गए। उनकी आंखों के सामने वह महिला पूरी तरह से नग्न थी। उसका फिगर सुडौल था, जो जंगली और कामुक विचारों को जन्म दे रहा था। भले ही गोल्डन स्केल्ड गार्ड्स जानते थे कि वह संभवतः 7वीं राजकुमारी हो सकती है, लेकिन वे अपनी नज़रों को नियंत्रित करने में असमर्थ थे और उन्होंने कई बार उसे घूर कर देखा। उन अश्लील नज़रों ने ली जुएर को लगभग मार ही डाला। गोल्डन स्केल्ड गार्ड्स की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी और इस क्षण हर कोई स्तब्ध रह गया। 7वीं राजकुमारी ली जुएर एक उत्कृष्ट सुंदरी थी, लेकिन उनकी आंखों के सामने इस महिला का चेहरा ऊबड़ खाबड़ चोटों से भरा था। उसका चेहरा सुअर के सिर की तरह सूजा हुआ था। क्या वह सच में 7वीं राजकुमारी थी? ली जुएर चीख पड़ी, तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें यकीन नहीं है कि यह राजकुमारी तुम्हारी आंखें निकाल लेगी? जल्दी से अपने कपड़े उतारो और मुझे दो। इस बार उसकी आवाज़ तेज़ और स्पष्ट थी और इससे गोल्डन स्केल्ड गार्ड्स को यह पुष्टि हो गई कि यह वास्तव में 7वीं राजकुमारी ही थी। उनमें से एक ने जल्दबाजी में अपना बाहरी जैकेट उतारा और उसे ली जुएर की ओर फेंक दिया। बाकी लोगों ने उसे घेर लिया, अन्य लोगों की नज़रों को रोकने के लिए अपनी पीठ बाहर की ओर करके एक घेरा बना लिया ताकि वह उस मानव घेरे के अंदर कपड़े पहन सके। महल में हड़कंप। कुछ ऐसे भी गार्ड थे जिन्होंने आसपास का निरीक्षण किया और तुरंत घटनास्थल को खाली कराने लगे और उन तमाशबीनों को भगा दिया जो वहां ये हलचल भरा नज़ारा देखने के लिए खड़े थे। अफसोस, ये सारी कार्रवाइयां बहुत देर से हुईं, क्योंकि महल के दरवाज़ों के आसपास कई मंत्री और प्रभावशाली अधिकारी घूम रहे थे। उन्होंने पहले ही इस नज़ारे को अपनी आंखों से देख लिया था और इशारे कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने अंदाज़ा भी लगा लिया था कि जो नग्न महिला अभी अभी गाड़ी से बाहर लुढ़की थी, वह सम्राट की प्यारी 7वीं राजकुमारी थी। महल की कुछ दासियां और किन्न संयोग से इस रास्ते से गुजरे और जब उन्होंने ऐसा नज़ारा देखा तो वे सम्राट को सूचना देने के लिए जल्दी से महल में प्रवेश कर गए। कुछ ही देर बाद महल का दरवाज़ा खुला और सम्राट और महारानी व्यक्तिगत रूप से दौड़ते हुए बाहर आए। इस समय ली जुएर ने अभी तक ठीक से कपड़े भी नहीं पहने थे, इस तथ्य के कारण कि उसके दोनों हाथ नहीं हिल सकते थे और वह गोल्डन स्केल्ड गार्ड्स से उसे कपड़े पहनाने के लिए नहीं कह सकती थी। वह केवल धीरे धीरे खुद को खिसका सकती थी और कपड़ों को अपने शरीर पर सरकाने का प्रयास कर सकती थी। लेकिन ये काम बहुत मुश्किल साबित हुआ क्योंकि बार बार उसके हाथ में चोट लग रही थी जिससे अत्यधिक दर्द की लहरें उठ रही थीं। इसके अलावा एस्ट्रस कामोत्तेजक गोली का प्रभाव पूरी तरह से कम नहीं हुआ था क्योंकि उसके शरीर में गर्मी की लहरें लगातार उठ रही थीं, जिससे उसके मुंह से अनियंत्रित होकर कराहने की कई आवाज़ें निकल रही थीं। आसपास के गोल्डन स्केल्ड गार्ड्स इसे बर्दाश्त करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। यदि वे नहीं जानते कि यह महिला शाही खून वाली कोई ऐसी हस्ती है जिसे वे उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकते, तो वे बहुत पहले ही अपना आपा खो चुके होते और उसकी ओर बढ़ चुके होते। शाही परिवार का आगमन। जब सम्राट और महारानी घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वह कुछ ऐसा था। ली जुएर ने बहुत कम और अस्त व्यस्त कपड़े पहने हुए थे, वह जमीन पर झुकी हुई थी और लगातार कराहने की आवाज़ें निकाल रही थी। उसका चेहरा घावों से भरा हुआ था और उसका असली रूप पहचानना मुश्किल था। महारानी चीख उठी और जल्दी से उसके पास गई। जब उसने ली जुएर के ऊपरी कंधे पर जन्म का निशान देखा तो वह पल भर के लिए रो पड़ी। जुएर, ये सच में जुएर है? तुम ऐसी कैसे हो गई? क्या हुआ मेरी जुएर? माँ। ली जुएर ने महारानी को देखा और तुरंत उसकी सारी शिकायतें और दुख उमड़ पड़े क्योंकि उसके आंसू बहने लगे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। माँ और बेटी दोनों फूट फूट कर रोने लगीं। सम्राट का रौद्र रूप। हालांकि सम्राट की आंखों में यह नज़ारा दिल को छू लेने वाला बिल्कुल नहीं था। उन्हें केवल गहरी शर्मिंदगी और पेट में उबलता हुआ गुस्सा महसूस हो रहा था। बहुत हुआ, तुम दोनों में अभी भी रोने की हिम्मत है, सम्राट ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा और आगे बढ़े। ली जुएर ने शायद ही कभी सम्राट को इतने भयंकर और कठोर लहजे में बात करते सुना था और वह पल भर के लिए अवाक रह गई। उसके आंसू बहने रुक गए और वह बुदबुदाई, शाही पिता।
हालांकि इससे पहले कि वह कोई स्पष्टीकरण दे पाती, एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। तुम्हें अभी भी याद है कि तुम्हारा मेरे जैसा एक शाही पिता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महल के दरवाजों के सामने इतने सारे गार्डों के साथ खुलेआम ऐसी अश्लीलता करने की? और तुम शहर की सड़कों पर खुलेआम घूमी। तुमने पूरे साउथ यू किंगडम की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। मेरे पास तुम्हारे जैसी अभद्र और अनैतिक बेटी कैसे हो सकती है? ली जुए स्तब्ध रह गई। अपने उत्कृष्ट जन्मजात कौशल और सुंदरता के कारण वह हमेशा सम्राट की आंखों का तारा रही थी और बचपन से ही उसे लाड़ प्यार मिला था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसके शाही पिता उसे इस तरह थप्पड़ मारेंगे। हालांकि इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाती, सम्राट पहले ही उस पर गालियों की बौछार कर चुके थे। वह लहजा स्पष्ट रूप से अत्यधिक निराशा से भरा था। शाही पिता, कृपया अपनी बेटी का स्पष्टीकरण सुने। शाही उपाधि छिनना। सम्राट ने दांत पीसते हुए फुफकारा, मैं तुम्हारा स्पष्टीकरण नहीं सुनना चाहता। तुम पहले ही इतना शर्मनाक काम कर चुकी हो, अब तुम्हारे पास क्या बहाना है? ली जुएर को अब उसकी राजकुमारी की उपाधि से वंचित किया जाता है और एक आम नागरिक के दर्जे पर धकेल दिया जाता है। सैनिकों, इसे पकड़ लो और इसे शाही महल से बाहर कदम मत रखने देना। जब महारानी ने ये बातें सुनी तो वह ठंडे पसीने से कांप उठी और रहम की भीख मांगने के लिए दौड़ पड़ी। महामहिम, आपकी इस दासी की बेटी जुएर कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है जो अपनी नैतिकता को न जानती हो। उसने ये जानबूझकर नहीं किया होगा, कृपया दया करें महामहिम। जब सम्राट ने ये शब्द सुने तो शांत होने के बजाय उनका गुस्सा और भी भड़क गया। अनजाने में ही उसने पूरे शाही परिवार की इज्जत को खाक में मिला दिया। अगर यह जानबूझकर होता तो क्या वह पूरे साउथ यू किंगडम को नहीं भूल जाती? अगर तुमने एक और शब्द जोड़ने की हिम्मत की तो महारानी के पद से हटाए जाने के शाही फरमान का इंतजार करना। सम्राट अत्यधिक क्रोधित थे। एक वैध राजकुमारी का एक गाड़ी में इतने सारे गार्डों के साथ ऐसी अश्लील हालत में पाया जाना, ये कैसी खौफनाक और कलंकित करने वाली बदनामी थी। यदि यह गपशप वास्तव में लीक हो गई तो पूरा साउथ यू किंगडम अन्य देशों की नज़रों में पूरी तरह से मजाक का पात्र बन जाएगा। सम्राट ने आमतौर पर इस बेटी को कितना भी लाड़ प्यार क्यों न किया हो, अब जबकि ऐसी घटना घट चुकी थी, वह इस तथ्य को सहन करने में पूरी तरह से असमर्थ थे। उनके और अन्य लोगों के दृष्टिकोण से ली जुएर की शक्ति डिफेंसिव प्रोफाउंड रियलम के तीसरे स्तर पर थी और उसके पास एक राजकुमारी का कुलीन दर्जा भी था। यदि यह कुछ ऐसा था जो वह नहीं चाहती थी तो उसे ऐसा करने के लिए कौन मजबूर कर सकता था? इस क्षण सम्राट को दृढ़ता से महसूस हुआ कि उसने अपना सम्मान और शर्म का भाव खो दिया है। ली जुएर उस थप्पड़ से स्तब्ध थी और जब उसे आखिरकार होश आया तो वह अपना बचाव करने के लिए फूट फूट कर रोने लगी। शाही पिता, कृपया अपनी बेटी का स्पष्टीकरण सुनें। ये वास्तव में कुछ ऐसा है जिसे मैंने स्वेच्छा से नहीं किया है। कोई मुझे नुकसान पहुंचाने पर उतारू है। ये वैलिएंट मार्शल मैनर की बाईरूली है। जब सम्राट ने ये शब्द सुने तो उन पर विश्वास करने के बजाय उनका गुस्सा और बढ़ गया। बहुत हुआ, बाहर इतने सारे लोग हैं लेकिन तुम्हें बाईरूली ही मिली। कौन नहीं जानता कि वह केवल क्यूई प्रोफाउंड रियलम के 9वें स्तर पर है जबकि तुम एक डिफेंसिव प्रोफाउंड रियलम की साधिका हो। फिर भी तुम इतने सारे गार्डों को साथ ले गईं। तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी? क्या वह तुम्हें मात दे सकती है? मुझे पता है कि तुम्हारे शाही भाई के विवाह प्रस्ताव को उसने अस्वीकार कर दिया था और वह मोइंग द्वारा घायल भी हुआ था, इसलिए मन में यह नफरत पालकर तुम उसकी ओर से बदला लेना चाहती थी। लेकिन बिना सोचे समझे बोलना, क्या तुम्हारा झुकाव बहुत बुरा नहीं है? सत्य से अनजान और एक मूर्छित राजकुमारी। सम्राट खुद को उसके स्पष्टीकरण पर विश्वास करने के लिए नहीं मना पाए। पिछली बार पीच ब्लॉसम भोज के बाद से ही उन्हें पता चला था कि लावण्या राठौर को बचपन से ही मार्क्विस लेडी द्वारा धमकाया गया था और बाई लुओ क्यूई द्वारा अपमानित किया गया था, इसलिए उन्हें हमेशा महसूस होता था कि उन्होंने बाई लियू फैन के साथ अन्याय किया है और उन्होंने उस पर बहुत अधिक उधार ले रखा था। इसके अलावा क्राउन प्रिंस के घायल होने के बाद से वह हमेशा ली मोइंग और लावण्या राठौर से बदला लेने का शोर मचाता रहता था, इसलिए सम्राट इस पर पहले से ही सतर्क थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ली जुएर लौटते ही लावण्या राठौर के साथ मुसीबतें ढूंढने जाएगी। क्या इसका मकसद स्पष्ट नहीं था? अब ली जुएर ने यह भी दावा किया कि लावण्या राठौर ने उसे और गार्डों को फंसाया था। ली मोइंग आसपास नहीं थे। एक पहले दर्जे के दायरे की साधिका के रूप में वह इतने सारे गोल्डन स्केल्ड गार्ड्स से कैसे निपट सकती थी? सम्राट ये कैसे सोच सकते थे कि लावण्या राठौर की क्षमता में इतनी चौंकाने वाली उन्नति हुई है? ली जुएर अपना बचाव करने के लिए कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं ढूंढ पाए। वह इसे और अधिक सहन नहीं कर सकी, उसे चक्कर आया और वह वहीं बेहोश हो गई। लावण्या राठौर का प्रस्थान। कुछ दूरी पर एक बड़े पेड़ के नीचे लावण्या राठौर ने गुप्त रूप से अपनी बाहें फैलाईं और एक चंचल लहजे में कहा, ठीक है, तमाशा खत्म हो गया है, चलो अब अपनी राह चलते हैं। लिटिल फीनिक्स ने अनिच्छा से उसके कॉलर को खींचा। चीप चीप
चीप चीप लगातार चहक रहा था। फीमेल डेविल इतनी जल्दी क्या है? अब तक मैंने ये भी नहीं देखा कि वह नग्न महिला कैसी दिखती है। मुझे थोड़ा और देखने दो, बस थोड़ा और, वरना चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं ताकि साफ साफ देख सकें। आउच! लावण्या राठौर इसे और अधिक सहन नहीं कर सकी और उसने उसके सिर के ऊपरी हिस्से पर एक जोरदार चपत मार दी। तुम बदतमीज, इतनी छोटी उम्र में ही भटक रहे हो, क्या यह ऐसी चीज है जिसे तुम्हें देखना चाहिए? वो लिटिल फीनिक्स ने अपना सिर वापस सिकोड़ लिया, अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उसके दिल में वह सोचता रहा कि इस फीमेल डेविल ने इतनी शातिर और दुष्ट योजना सोची, लेकिन उसने बस एक और नज़ारा देखना चाहा और उसी के हाथों घरेलू हिंसा का शिकार हो गई। ये वास्तव में डबल स्टैंडर्ड का सबसे अच्छा उदाहरण था। अगली बार जब वह ऑर्ली मोइंग अंतरंग होंगे तो वह अपनी आंखें चौड़ी करके अपनी संतुष्टि तक देखेगा। लावण्या राठौर ने उस पर एक नज़र डाली। ये देखते हुए कि उसने अपना सिर वापस झुका लिया है, उसने अंदाज़ा लगा लिया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसने लिटिल फीनिक्स को उठाया और उसे वापस अपने कंधे पर बिठा लिया। ठीक है, समय बर्बाद करना बंद करो, हमारे पास देखने के लिए अभी भी ज़रूरी काम है। चीप चीप, ज़रूरी काम? हाँ, लावण्या राठौर ने सिर हिलाया। भाई मुरी सुबह से ही 1000 ट्रेजर पवेलियन गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं। उसके जैसे व्यक्ति के लिए यह बिल्कुल असामान्य है। किसी चीज़ ने उसे वापस आने से रोक दिया होगा या कोई दुर्घटना हुई होगी, वरना वह ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। चलो जल्दी चलते हैं और देखते हैं। लावण्या राठौर लिटिल फीनिक्स को साथ लेकर सीधे 1000 ट्रेजर पवेलियन पहुंची। 1000 ट्रेजर पवेलियन का दरवाज़ा पूरी तरह खुला था, लेकिन अंदर कोई ग्राहक नहीं था। लावण्या राठौर ने तेज कदमों से अंदर प्रवेश किया और देखा कि पूरा लॉबी बुरी तरह बिखरा पड़ा है। सभी काउंटर उलट दिए गए थे और विभिन्न औषधीय सामग्रियां जमीन पर बिखरी हुई थीं। कुछ लॉक की गई अलमारियां भी तोड़ दी गई थीं। जमीन पर लड़ाई के स्पष्ट निशान देखे जा सकते थे। इसके अलावा 1000 ट्रेजर पवेलियन के सभी कर्मचारी बुरी तरह घायल थे, उनकी आंखें सूजी हुई थीं, मानो किसी ने उन पर हमला किया हो। फिर भी इन लोगों के बीच मोही या मैनेजर संघ का कोई अता पता नहीं था। लावण्या राठौर की भौहें तन गईं। उसने एक कर्मचारी को पकड़ा और पूछा, मैनेजर सन कहाँ हैं? और मोही, वे लोग कहाँ गए हैं? कर्मचारी अपने सूजे हुए चेहरे को पकड़कर दर्द से कराह रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर ऊपर उठाया, उसकी नज़र एक सुंदर और आकर्षक चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखों में खुशी की एक चमक दौड़ गई। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह वेलियंट मार्शल मैनर की तीसरी मिस थीं और उनकी लेडी बॉस भी थीं। तीसरी मिस आप आ गई हैं, बहुत अच्छा हुआ, हम बच गए। मैनेजर सन अंदर इस बात का हिसाब लगा रहे हैं कि हमारे पास रिजर्व में क्या बचा है। क्राउन प्रिंस अपने आदमियों को लेकर यहाँ आए थे, हमारी दुकान का सामान लूटा और छीना, जिससे हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा। तीसरी मिस, आप उन्हें ढूंढ रही हैं? क्या मुझे मैनेजर सन को बाहर बुलाने की ज़रूरत है? लावण्या राठौर ने सिर हिलाया और जवाब दिया, कोई बात नहीं, उन्हें नुकसान का हिसाब लगाने दो। मोई कहाँ हैं? मोई, कर्मचारी पल भर के लिए अवाक रह गया, फिर अचानक उसे याद आया, आप उस लंबे और अविश्वसनीय विशेषज्ञ की बात कर रही हैं। वह बहुत शक्तिशाली हैं। पहले जब हम में से कुछ लगभग गोल्डन स्केल्ड गार्ड्स के हाथों मारे ही जा चुके थे, तभी सरमुई वहां पहुंचे और उन्होंने अकेले ही उन सबको धूल चटा दी। यहां तक कि क्राउन प्रिंस भी उनकी एक भी चोट नहीं झेल सके। मोई का पीछा? लावण्या राठौर को उसकी बातों पर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। मोई 5वें दर्जे के दायरे के साधक थे, जो क्राउन प्रिंस और बाकी लोगों से कुल 3 स्तर ऊपर थे। ये कहना कि उन्होंने एक ही बार में सभी बाधाओं को साफ कर दिया, अतिशयोक्ति नहीं थी। उनकी एक उंगली भी उन सबको कुचलने के लिए काफ़ी थी। क्राउन प्रिंस को हराने के बाद वह कहाँ गए? कर्मचारी ने जवाब दिया, यह आपका सेवक नहीं जानता, लेकिन जब क्राउन प्रिंस ने हमारी दुकान से बहुत सारी कीमती वस्तुएं लूटी और जब वह भागा तो वह सब कुछ अपने साथ ले गया। सरमुई बहुत गुस्से में लग रहे थे और स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि वह कीमती सामान वापस पाने के लिए क्राउन प्रिंस का पीछा कर रहे हैं। लावण्या राठौर ने भौहें सिकुड़ी, वह उनके उद्देश्य को समझने में असमर्थ थी। भले ही मोई क्राउन प्रिंस का पीछा कर रहे हों, लेकिन सामान वापस पाने के लिए यह इतना आसान काम नहीं होना चाहिए, तो वह इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? लावण्या राठौर ने एक और कर्मचारी को ढूंढा और उसका उत्तर पहले वाले जैसा ही था। उसने एक पल के लिए संकोच किया और बाहर निकलकर देखने का फैसला किया। सौभाग्य से क्राउन प्रिंस एक बड़े समूह के साथ सड़कों पर पागलपन से भाग रहे थे। उस नज़ारे ने दूसरों पर गहरी छाप छोड़ी थी। लावण्या राठौर ने सड़क किनारे किसी से पूछताछ की और बहुत जल्दी उसने वह रास्ता ढूंढ लिया जिस पर क्राउन प्रिंस भागे थे। उसने उस रास्ते का अनुसरण किया, लेकिन जब उसने मंजिल देखी तो वह थोड़ा हैरान हुई और उसने भौहें सिकोड़ी। जहां वे गए थे वह वास्तव में शाही खजाना है। वह पहले भी इस रॉयल ट्रेजरी में आ चुकी थी।
पिछली बार वह यहाँ खजाने से फ्लेम क्लाउड पल प्राप्त करने आई थी ताकि वह अपने स्तर में उन्नति कर सके। उस समय इंपीरियल ट्यूटर ने उसका कई मील तक पीछा किया था और वह शाही महल तक भागती रही थी, तब जाकर वह उनसे पीछा छुड़ा पाई थी। ये सोचकर कि क्राउन प्रिंस अपने आदमियों को लेकर इस जगह भागकर आए हैं। क्या ये संभव है कि मुली भी उनका पीछा करते हुए इस जगह आ गए हों? लावण्या राठौर के मन में संदेह पैदा होने लगा, उसकी गति काफ़ी धीमी हो गई। अपने पिछले अनुभव से लावण्या राठौर पूरी तरह आश्वस्त थी कि शाही खजाना गोल्डन स्केल्ड गार्ड्स और अन्य विशेषज्ञों से भरा होगा और इसकी कड़ी सुरक्षा की जा रही होगी। यदि वह कोई बड़ा हंगामा नहीं करना चाहती थी और घेराबंदी में नहीं फंसना चाहती थी, तो सावधानी से आगे बढ़ना ही सबसे अच्छा था। लावण्या राठौर ने उसी रास्ते का अनुसरण किया जिसे उसने पहले अपनाया था और वह हवा का झरोखा ढूंढ लिया जहां से वह पिछली बार अंदर गई थी। वह उस उद्घाटन के पीछे छिप गई और चुपके से स्थिति का जायजा लिया, जिसके बाद उसने आश्चर्य से अपनी भौहें ऊपर उठाईं। मूल रूप से हवा के झरोखे के नीचे पहरा देने के लिए 2 गार्ड तैनात रहते थे और वह सोच रही थी कि बिना किसी शोर शराबे के उन्हें बेहोश कैसे किया जाए। कौन जानता था कि आज वहां कोई भी नहीं था। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने संकोच नहीं किया और अपने पंजों के बल उछलकर दीवार की मुंडेर पर चढ़ गई और छोटे से वेंटिलेटर छेद के माध्यम से अंदर रास्ता बना लिया। पूरी प्रक्रिया के दौरान उसे किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा और वह सफलतापूर्वक आंतरिक अनुभाग में घुस गई। मो यी की घेराबंदी। उसे रोको, जल्दी उसे रोको। लावण्या राठौर ने अभी दीवार से नीचे छलांग ही लगाई थी कि उसने घबराए हुए और गुस्से भरी चिल्लाहटों के साथ साथ कई तंत्रों के सक्रिय होने की आवाज़ सुनी। उसे एक झटका लगा और उसने सोचा कि वह किसी तरह के जाल में फंस गई है। करीब से देखने के बाद उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। परिणाम था, क्या बकवास है। मोई वास्तव में यहाँ है। मोई वास्तव में शाही खजाने के भीतर फंसे हुए थे और उन्हें अकेले ही कई विशेषज्ञों की घेराबंदी का सामना करना पड़ रहा था। उनमें इंपीरियल ट्यूटर और एक अन्य चौथे दर्जे के दायरे का साधक शामिल था जो हमेशा शाही खजाने की रक्षा करता था। उनके अलावा वहाँ कई गोल्डन स्केल्ड गार्ड कमांडर थे जो वर्तमान में तीसरे दर्जे के दायरे में थे। यदि केवल युद्ध शक्ति के आधार पर देखा जाए तो भले ही इंपीरियल ट्यूटर और बाकी लोगों के पास संख्याबल का लाभ था, लेकिन केवल उसी के दम पर मुई को हराना, जो एक अनुभवी और कुशल 5वें दर्जे के दायरे के विशेषज्ञ थे, एक असंभव कार्य लग रहा था। हालांकि वे अभी भी हावी थे। शाही खजाने में खजाने की रक्षा के लिए विभिन्न तंत्र स्थापित किए गए थे और हर एक कदम पर सावधानी बरतना महत्वपूर्ण था, अन्यथा ये घातक आपदा में समाप्त हो सकता था। मोई इन तंत्रों से परिचित नहीं थे और वह शाही खजाने की स्थलाकृति के बारे में कुछ नहीं जानते थे। एक ओर इंपीरियल ट्यूटर और अन्य लोग पूरी ताकत से उन पर हमला कर रहे थे, जबकि दूसरी ओर वे शाही खजाने में तंत्रों को सक्रिय कर रहे थे। इसने मोई के लिए विभिन्न बाधाएं पैदा कर दी थीं। हालांकि मुई की शक्ति उनसे एक पूरे स्तर ऊपर थी, लेकिन तंत्र अत्यधिक शक्तिशाली थे और उन्हें कई बार बिना किसी तैयारी के पकड़ लिया गया। जैसे जैसे ये खींचता गया, उनके लिए स्थिति को संभालना कठिन होता गया और वे धीरे धीरे नुकसान की स्थिति में आ गए। क्राउन प्रिंस की दुर्भावनापूर्ण साजिश। इंपीरियल ट्यूटर के चेहरे पर असीम खुशी थी। सब लोग डटे रहो, ये धोखेबाज चोर अब ज्यादा देर नहीं टिकेगा। सब मेरे आदेशों का पालन करो। चलो जल्दी से उसे पकड़ें और क्राउन प्रिंस के हवाले करें। क्राउन प्रिंस निश्चित रूप से आपको भारी इनाम देंगे। वहां मौजूद सभी लोग क्राउन प्रिंस के व्यक्तिगत सिद्धांत के अधीन थे, इसलिए उन सभी के मन में एक ही विचार था और उन्होंने अपने हमलों की गति तेज कर दी। लावण्या राठौर ने अपनी आंखें झपकाईं और थोड़ी देर तक देखने के बाद वह सब समझ गई। ऐसा लग रहा था कि जब क्राउन प्रिंस भाग रहे थे तो उन्होंने खजाना साथ ले लिया था और मुई को शाही खजाने के अंदर लालच देकर बुला लिया था। एक और इसका उद्देश्य मुई को पकड़ने के लिए तंत्रों और गार्डों की शक्तियों का उपयोग करना था, जबकि दूसरी ओर एक दुर्भावनापूर्ण साजिश रची जा रही थी। मोई ली मोइन के अंगरक्षक थे और यदि उन्हें चोरी के इरादे से शाही खजाने में घुसपैठ करते हुए पकड़ा जाता तो यह निश्चित रूप से ली मोइन की प्रतिष्ठा को प्रभावित करता। इस तरह क्राउन प्रिंस ली मोइन को बदनाम कर सकते थे, उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकते थे और साथ ही खुद के लिए प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते थे। इसके अलावा अगर क्राउन प्रिंस मोई को उससे दूर ले जाते तो ली जुएर वैलियंट मार्शल मैनर में लावण्या राठौर के साथ मुसीबतें ढूंढने के अवसर को लपक लेती। क्राउन प्रिंस और 7वीं राजकुमारी की नज़रों में हालांकि लावण्या राठौर के पास अच्छा जन्मजात कौशल था, लेकिन उसकी उम्र बहुत कम थी और उसकी साधना केवल पहले दर्जे के दायरे में थी। यदि ली मोइंग न होता तो वह उनमें से किसी के भी मुकाबले के लायक नहीं थी। जब तक वे उस रक्षक को हटा देते जिसे ली मोइंग ने उसके पास छोड़ा था, वह वध के इंतजार में एक असहाय छोटी भेड़ बन जाती। उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि लावण्या राठौर वास्तव में अपनी शक्ति का उपयोग करके ली जुएर और उन आदमियों को सबक सिखाने में सक्षम थी जिन्हें वह साथ लाई थी और उन्हें बुरी तरह पीटा भी था। अब वह समय रहते शाही खजाने तक भी पहुंच गई थी।
लावण्या राठौर जैसे अप्रत्याशित वेरिएबल के साथ मोई को जीवित पकड़ने की क्राउन प्रिंस की योजना पूरी तरह से विफल हो रही थी। इसका कारण ये था कि तंत्रों से भरे स्थान पर होना वास्तव में लावण्या राठौर का अपना होम फील्ड था। क्राउन प्रिंस के तंत्रों की पूरी तरह से गिनती भी की जाए तो ऐसी जगह चुनना पत्थर उठाकर अपने ही पैरों पर मारने जैसा था। तंत्रों का अनपेक्षित सक्रिय होना, खजाने के बीच में मोई की स्थिति और अधिक स्पष्ट रूप से खराब होती जा रही थी। ये देखकर कि उनकी हरकतें धीरे धीरे धीमी होती जा रही हैं, इंपीरियल ट्यूटर के झुर्रियों वाले चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वह चिल्लाया, जल्दी सब उसे घेर लो, चलो सब। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उन्होंने खजाने के भीतर से गूंजती हुई एक भारी आवाज़ सुनी। इंपीरियल ट्यूटर ने भवें सिकोड़ते हुए चिल्लाया, क्या मैंने ये पहले ही नहीं कहा था? मेरे आदेशों के बिना तंत्रों को सक्रिय मत करो, क्या तुम सबने सुना यह है? जैसा कि वह बोल रहा था, उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और उसका पूरा चेहरा सदमे से भर गया। एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी और अनजाने में ही शाही खजाने का सबसे बड़ा तंत्र सक्रिय हो गया, क्योंकि उनके सिर पर ओलों की तरह विशाल चट्टानें गिरने लगीं। एकमात्र अंतर यह था कि चट्टानें ओलों से बड़ी थीं और उनका व्यास कम से कम 1 मीटर था। यदि कोई इनसे टकरा जाए तो उसका घायल होना या मरना निश्चित था। इंपीरियल ट्यूटर ने जल्दबाजी में इससे बचाव किया और उसका दिल हैरानी और घबराहट से भर गया। इसका कारण ये था कि इस सबसे बड़े तंत्र को सक्रिय करने का तरीका केवल उन्हें और उस दूसरे चौथे दर्जे के दायरे के विशेषज्ञ को पता था जो शाही खजाने की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। लेकिन अब जब वे दोनों यहाँ थे तो ये कौन था जिसने तंत्र को सक्रिय कर दिया था? क्या शाही खजाने के भीतर कोई गद्दार था जिसने गुप्त रूप से तंत्र को सक्रिय करना सीख लिया था? लेकिन क्या यह असंभव नहीं था? इतने शक्तिशाली बड़े तंत्र को सक्रिय करने के लिए बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है और चौथे दर्जे के दायरे के साधक की शक्ति के बिना, भले ही किसी को विधि पता हो, उसे सक्रिय करने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं होगी। लावण्या राठौर का आर्मामेंट मास्टर वाला कौशल। लेकिन इंपीरियल ट्यूटर जो नहीं जानते थे वह ये था कि तंत्र को सक्रिय करने के लिए ब्रूट फोर्स का उपयोग करना वास्तव में अंतिम उपाय था। इस विधि का उपयोग केवल वे लोग करते थे जिन्हें तंत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उनके पास इस मूर्खतापूर्ण तरीके को चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि लावण्या राठौर जैसे एक आर्मामेंट मास्टर के लिए इतने निचले स्तर के तंत्र को सक्रिय करना एक सरल कार्य था। उसने न केवल ओलों वाले बड़े तंत्र को सक्रिय किया, बल्कि उसने तंत्र में कुछ छोटे बदलाव भी किए। इसका परिणाम यह हुआ कि इंपीरियल ट्यूटर और अन्य लोगों के सिर पर ओलों का गिरना और अधिक केंद्रित हो गया, जो कि असंभव हद तक सघन था। जहां तक मोई का सवाल है, वहां केवल कुछ ही ओले गिर रहे थे और उन्हें बस अपनी स्थिति थोड़ी बदलने की जरूरत थी, जिससे वह आसानी से उनसे बच सकते थे। मोई की आंखों में आश्चर्य की एक चमक दबी हुई थी, क्योंकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि स्थिति इतना बड़ा और अनपेक्षित मोड़ लेगी। ठीक जब उन्हें एहसास हुआ कि वह हारने वाले हैं और चूंकि वह अपने मास्टर के खिलाफ एक उपकरण बनने के लिए इंपीरियल ट्यूटर के दुष्ट पंजों में नहीं गिरना चाहते थे, उन्होंने पहले ही उनके साथ खुद को भी मिटाने का सबसे बुरा निर्णय ले लिया था। कौन जानता था कि ठीक उसी समय जब वह हमला करने का सबसे अच्छा मौका ढूंढने वाले थे, यह अप्रत्याशित बदलाव हो गया। चूंकि वर्तमान स्थिति उसके अनुकूल थी, मोई के पास युद्ध का भरपूर अनुभव था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से ऐसे अद्भुत अवसर को हाथ से जाने नहीं देते। उन्होंने तुरंत अपनी साधना पद्धति का उपयोग किया और अपने प्रोफाउंड स्किल का प्रदर्शन करते हुए उनके हाथों में मौजूद लचीली तलवार ने बिजली जैसी चकाचौंध करने वाली तलवार की चमक बिखेर दी। उनकी प्रोफाउंड एनर्जी का प्रदर्शन शानदार था, क्योंकि उनके हमले सीधे इंपीरियल ट्यूटर और अन्य लोगों की ओर निर्देशित थे। इंपीरियल ट्यूटर और बाकी लोग घनीभूत होकर गिरते हुए ओलों से बचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे और इसके बाद 5वें दर्जे के दायरे के एक साधक की तरफ से लगातार पूर्ण शक्ति वाले हमलों की झड़ी लग गई थी। सबसे अधिक कपटपूर्ण बात यह थी कि उन्हें समय समय पर लावण्या राठौर के गुप्त हमलों का भी सामना करना पड़ रहा था। 3 तरफ से एक साथ हुए हमलों के कारण वे वार को झेलने में असमर्थ हो गए। बहुत जल्द उनके हाथों और पैरों की सभी नाड़ियां मोई द्वारा काट दी गईं और वे फर्श पर गिर पड़े, उठने में असमर्थ हो गए। और ठीक उसी क्षण जब वे गिरे, उनके सिर पर लगातार गिर रहे ओले अचानक रुक गए। इस स्थिति को देखकर इंपीरियल ट्यूटर और अन्य लोगों की धड़कनें लगभग रुक ही गईं। क्या इसे इतना भ्रामक होना जरूरी था? उनमें से किसी की आंखें नहीं थीं या उन्होंने तंत्र बंद कर दिया था? यह इतना संयोग कैसे हो सकता है? और इसे ठीक अभी बंद होना था। अगर यह 1/4 घंटा पहले बंद हो जाता तो वे एक एक करके मात नहीं खाते। उसी समय उनके दिल पछतावे से भर गए। अगर उन्हें पहले पता होता और वे बस थोड़ी देर और डटे रहते तो शायद वे और कुछ वार से बच जाते और ओले बंद हो जाते। तब तक वे हार को जीत में बदल सकते थे। अफसोस, वे थोड़ी देर और क्यों नहीं डटे रहे।
हालांकि जो वे नहीं जानते थे वह यह था कि ओलों का बंद होना वास्तव में पृष्ठभूमि में लावण्या राठौर द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था, और चाहे वे कितनी भी देर डटे रहते, जब तक वे गिर नहीं जाते, ओले प्राकृतिक रूप से बंद नहीं होने वाले थे। पुरानी दुश्मनी और कड़वे शब्द। मोई द्वारा सभी दुश्मनों को हराने के बाद उन्होंने जल्दी से मुड़कर उस व्यक्ति को ढूंढा जिसने गुप्त रूप से उनकी सहायता की थी। लावण्या राठौर धीरे धीरे एक कोने से बाहर निकली, उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। तीसरी मिस, वह आप हैं। मोई ने जल्दी से झुककर अभिवादन किया। इंपीरियल ट्यूटर की आंखें पूरी तरह से चौड़ी हो गईं और उन्होंने उसे खूंखार नजरों से घूरा। बाय बाय रुली। लावण्या राठौर ने मोई के अभिवादन को स्वीकार करने के लिए सिर हिलाया और अपनी नज़र इंपीरियल ट्यूटर की ओर घुमाई। उनके होठों पर एक बर्फीली मुस्कान तैर गई। इंपीरियल ट्यूटर, आप कैसे हैं? जब से हम आखिरी बार पीच ब्लॉसम भोज में मिले थे, मुझे लगा कि हम कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। आखिरकार, मैं एक छठी श्रेणी की प्रतिभा हूं और आप बस एक पुराने मरणासन बूढ़े व्यक्ति हैं, इसलिए हम एक ही रास्ते पर नहीं हैं। भगवान जानता है, हम नियति के खेल से फिर से इतनी जल्दी मिल गए तो यह वाकई एक आश्चर्य की बात है। इंपीरियल ट्यूटर उसकी बातों से इतने घुट गए कि उनका पूरा चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो गया। ये दुष्ट लड़की, हर बार जब वह अपना मुंह खोलती है तो वह ऐसे शब्द उगलती है जो किसी को खून की उल्टी कराने के लिए उकसा सकते हैं। और सबसे बुरी बात यह थी कि वह जो कुछ भी कह रही थी उसका खंडन नहीं किया जा सकता था। इसका कारण यह था कि उसने जो भी कहा था वह सच था, और केवल इसलिए कि यह सच था। यह असहनीय था, जैसे किसी के खुले घावों पर जोर से पैर रखा गया हो। ये कहना कि वह एक मरणासन बूढ़ा है और वे एक रास्ते पर नहीं हैं। हालांकि शब्द सुनने में अप्रिय थे, लेकिन इंपीरियल ट्यूटर ने वास्तव में हाल के दिनों में महसूस किया था कि वह और अधिक जीवित नहीं रह पाएंगे। जहां तक लावण्या राठौर की बात है, उसने अभी अभी अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। जैसे दोपहर का सूरज, देर सबेर वह धीरे धीरे एक चमकते सितारे के रूप में ऊपर उठेगी। वे वास्तव में अतुलनीय थे। इंपीरियल ट्यूटर ने कुछ सांसें लीं और फिर जबरदस्ती अपना मुंह खोला। तुम दुष्ट लड़की जिसे अपने वरिष्ठों का सम्मान करना नहीं आता। मैं इंपीरियल ट्यूटर हूं और सम्राट को भी मेरा सम्मान करना पड़ता है। और जब तुम्हारे पिता साउथ यू किंगडम में थे तो वह मेरा सम्मान के साथ स्वागत करते थे। क्या तुम मुझसे इसी तरह बात करती हो? लावण्या राठौर के मुंह के कोने थोड़े ऊपर की ओर मुड़ गए, उनकी आंखों में उपहास के स्पष्ट संकेत चमक रहे थे। मेरे पिता ने एक वरिष्ठ के रूप में आपका अभिवादन किया क्योंकि वे आपकी उम्र का सम्मान करना चाहते थे, ये सोचकर कि आप सम्मान के योग्य एक बुजुर्ग हैं। मेरे पिता हमेशा एक सीधे सच्चे व्यक्ति रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा जो सम्मान के योग्य ही नहीं है। जहां तक मेरी बात है। वह क्षण भर के लिए रुकी और इंपीरियल ट्यूटर की कड़वी नज़रों के सामने उसने बिना किसी जल्दी के अपना मुंह खोला। आप बस मेरे अंगरक्षक के हाथों हारे हुए प्रतिद्वंद्वी और कैदी हैं। साफ साफ कहूं तो आप मेरे यहाँ काम करने वाले नौकरों से भी बदतर हैं, तो मुझे आपके प्रति सम्मान दिखाने की क्या ज़रूरत है? क्या मेरे पास कोई बेहतर काम नहीं है? इन शब्दों को सुनकर इंपीरियल ट्यूटर लगभग बेहोश ही हो गए। ये दुष्ट लड़की, उसने सच में उसकी तुलना नौकरों से कर दी। वह चौथे दर्जे के दायरे का एक शक्तिशाली साधक था और यहाँ तक कि सम्राट को भी उसके साथ सम्मान से पेश आना पड़ता था क्योंकि उसका दर्जा बेहद मूल्यवान था। तुम बहुत साहसी हो बायरुली, इतनी अहंकार के साथ देर सबेर तुम्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे और वह समय दूर नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, 7वीं राजकुमारी वापस आ चुकी है और वह कोई साधारण लड़की नहीं है। अगर तुम 7वीं राजकुमारी के हाथों में पड़ गई। इंपीरियल ट्यूटर मूल रूप से उसे डराना चाहते थे, लेकिन बोलते बोलते वह अचानक रुक गए। उन्हें अचानक याद आया कि उन्हें मोई को रोकने के लिए शाही खजाने भेजा गया था ताकि 7वीं राजकुमारी के लिए लावण्या राठौर से निपटना आसान हो जाए। लेकिन लावण्या राठौर अब यहाँ कैसे आ सकती थी? क्या उसे अभी भी वैलियंट मार्शल मैनर में नहीं होना चाहिए था, जहाँ 7वीं राजकुमारी उसे प्रताड़ित कर रही हो और उसे सबसे अंधेरी और गंदी जेल में डाल दिया हो? वह शाही खजाने में कैसे दिखाई दी? और उसकी पोशाक साफ सुथरी थी और उसका रंग गुलाबी था। वह पहले से कहीं ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसकी स्थिति इससे बेहतर नहीं हो सकती थी। वह कहीं से भी ऐसी नहीं लग रही थी जिसे सुधारात्मक सजा दी जा रही हो। क्या हो सकता है कि इस दुष्ट लड़की ने 7वीं राजकुमारी के उसके पास आने की खबर सुन ली हो और वह भाग गई हो? या क्या 7वीं राजकुमारी के साथ कुछ हो गया है जिसने योजना में बदलाव किया है और उन्होंने उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी? इंपीरियल ट्यूटर बहुत सोचने के बाद भी हैरान थे। एक भयंकर खुलासे का सदमा। इसके बजाय लावण्या राठौर मुस्कुराए और कहा, इंपीरियल ट्यूटर, आप ये कहना चाह रहे थे कि ली जुएर मुझे सबक सिखाने के लिए मुझे पकड़ना चाहती थी, है ना? लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपकी 7वीं राजकुमारी वास्तव में मेरे स्थान पर गई थी, लेकिन अपनी यात्रा के बीच में ही वह कामुक इच्छा से जल रही थी। उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए, स्ट्रिपटीज किया और अपने ही गार्डों को गले लगा लिया और घृणित काम किए। तस्क तस्क,
पूरे शाही महल में हर कोई पहले ही इसके बारे में सुन चुका होगा। क्या? इंपीरियल ट्यूटर ने अविश्वसनीय नज़रों से देखते हुए जवाब दिया, तुम क्या बकवास उगल रही हो? 7वीं राजकुमारी ऐसा काम क्यों करेगी? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस पर विश्वास करूंगा? लावण्या राठौर ने इसकी ज्यादा परवाह नहीं की और अपने कंधे उचकाए। विश्वास करो या न करो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी जिसे शर्मिंदा होना है वह मैं नहीं हूं। और जिस क्षण तुम शाही खजाने से बाहर निकलोगे और महल वापस जाओगे, तुम्हें स्वाभाविक रूप से सब कुछ पता चल जाएगा। ये कहते हुए वह अचानक रुक गई, जैसे उसे कुछ और याद आया हो। ओह, सही कहा, मैं लगभग ये भूल ही गई थी। यदि तुम महल लौटना चाहते हो तो तुम्हें जीवित रहना होगा, अन्यथा तुम शायद अपने जीवन के बाकी दिनों में कभी नहीं जान पाओगे कि ली जुएर के साथ वास्तव में क्या हुआ था। तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो? अगर तुमने बेतरतीब ढंग से आगे बढ़कर मुझे अपमानित किया तो सम्राट निश्चित रूप से तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। लावण्या राठौर हंसी। इंपीरियल ट्यूटर, तुम बहुत लंबे समय तक राजकुमारों जैसा जीवन जी रहे हो कि तुम्हारा दिमाग अब काम नहीं कर रहा है। सम्राट तुम्हारी रक्षा स्वाभाविक रूप से इसलिए करते हैं क्योंकि तुम्हारी शक्ति मजबूत है और तुम पूरे साउथ यू किंगडम को आशीर्वाद दे सकते हो। लेकिन अगर मैं तुमसे निपट सकती हूँ तो स्वाभाविक रूप से इसका मतलब है कि मेरी शक्ति तुमसे ज्यादा मजबूत है। फायदे और नुकसान को तौलने पर सम्राट किसका पक्ष लेंगे? कूटनीतिक शिकस्त और एक खौफनाक मुस्कान। इंपीरियल ट्यूटर चुप हो गए और उनका दम घुटने लगा, क्योंकि लावण्या राठौर ने जो कुछ भी कहा था वह बिल्कुल सही था। सोअरिंग हेवंस कॉन्टिनेंट में जहां मार्शल स्किल्स युद्ध कौशल की सब कुछ है, जिसके पास अधिक शक्ति है वही सही है और जिसके मुके भारी हैं वही सत्य का प्रतिनिधित्व करता है। अगर लावण्या राठौर उसे मार देती तो इसका मतलब होता कि वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। कौन एक मरे हुए व्यक्ति के लिए एक कहीं अधिक शक्तिशाली जीवित व्यक्ति के खिलाफ जाएगा? लावण्या राठौर ने उसके झुर्रीदार पीले चेहरे को देखा और ठंडेपन से कहा, इतनी उम्र हो गई फिर भी तुम इतने नादान हो। एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हो। क्या तुम यहाँ कोई कॉमेडी करने आए हो? इंपीरियल ट्यूटर के मन में निराशा की एक और लहर उठी और उन्हें गुस्सा आने लगा। यह क्या था? उसने वास्तव में कहा कि वह नादान है, और सच तो यह है कि वह वास्तव में उसे एक पल के लिए मासूम ही बना रहा था। इंपीरियल ट्यूटर ने दांत पीसते हुए फुफकारा, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है, लेकिन क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? तुम्हारी सोच बहुत बचकानी है। मेरे पास अभी भी एक लाइफ सेविंग ट्रम्प कार्ड, जीवन रक्षक कार्ड है। अगर तुम सच में हताशा में कोई जोखिम उठाना चाहती हो तो मेरे साथ नष्ट होने के लिए मुझे दोष मत देना। एक लाइफ सेविंग ट्रम्प कार्ड, ये तो बहुत अच्छा है। तब कंजूसी मत करना और उसका पूरा इस्तेमाल करना, लेकिन वह तब अगर तुम आज के बाद जीवित रहने का अवसर पाओ तो। लावण्या राठौर ने ताली बजाई और पीछे खड़े मोही को निर्देश दिया, भाई मोही, मैं चाहती हूं कि आप इन कचरे को 5वीं मंजिल पर घसीट ले जाएं। मोही ने जी कहा और तुरंत आगे बढ़ गए। वेलिएंट मार्शल मैनर के उन नौकरों की तुलना में उनके पास उतना धैर्य नहीं था जो एक एक करके आराम से लोगों को ले जा सकते थे। एक 5वें दर्जे के दायरे के विशेषज्ञ के रूप में इस तरह का भारी शारीरिक काम करना हाथी को मारने के लिए हथौड़ा चलाने जैसा था। अगर यह उनकी भविष्य की मालकिन के निर्देश न होते तो वह इसकी परवाह भी नहीं करते। एक बार जब उन्होंने वास्तव में काम शुरू किया तो यह स्वाभाविक रूप से पूरी तरह क्रूर था। उन्होंने बस इन लोगों को एक ढेर में फेंक दिया और एक एक करके उन पर चाहते गए। जब वे एक साथ ढेर हो गए तो उन्हें बांधने के लिए उन्होंने एक रस्सी ढूंढी। मोही से घिरे हुए लोगों में 3रे दर्जे के दायरे के विशेषज्ञ और उससे ऊपर के लोग थे। केवल इंपीरियल ट्यूटर ही नहीं बल्कि बाकी सभी साउथ यू किंगडम के आसपास प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे और राज्य के भीतर उनका कुछ दर्जा था और वे दूसरों की चापलूसी का विषय थे। कौन जानता था कि एक बार जब वे मोही के हाथों में पड़ गए तो उन्हें यहाँ वहाँ ऐसे फेंका गया जैसे बोरे से भी बदतर हो। पूरी प्रक्रिया में इंपीरियल ट्यूटर गला फाड़कर चिल्ला रहे थे, तुम बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कभी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैं तुमसे कहता हूँ। मोही ने उनकी नाड़ियों को पहले ही मार दिया था और वे पूरी तरह से हिलने में असमर्थ थे, इसलिए वे केवल कुछ आवाज़ें ही निकाल सकते थे। उन्होंने स्वाभाविक रूप से उनकी परवाह नहीं की और बहुत जल्दी उन्होंने उन्हें चावल के पकौड़े के आकार में बांध दिया, जिसके बाद उन्होंने उन्हें बिना किसी प्रयास के घसीटा और एक ही बार में उन सबको ऊपर ले गए। एक खौफनाक योजना की शुरुआत। 5वीं मंजिल शाही खजाने का ट्रेजर पवेलियन थी और अंदर की हर चीज़ बेहद मूल्यवान खजाना थी। जब लावण्या राठौर पिछली बार आई थी तो उसने जानबूझकर पूरे ट्रेजर पवेलियन को एक बार छान मारा था और उसे अपनी उंगलियों पर ही आसपास के सभी तंत्रों की जानकारी हो गई थी। उसने मोही को उस चावल के पकौड़े जैसे ढेर को एक दीवार की ओर घसीटने का आदेश दिया।
ठीक है, उन्हें बस वहीं छोड़ दो। उस जगह के सामने वाली ईंट पर कभी पैर मत रखना, अन्यथा जब ये तंत्र को सक्रिय करेगा तो मुझे भी तुम्हें बचाने में मुश्किल होगी। मोई ने जल्दी से अपना पैर वापस खींच लिया जो लगभग रेखा पार कर गया था और सावधानी से लोगों को नीचे रख दिया। उसके बाद वह लावण्या राठौर के बगल में लौट आए और झुककर कहा, तीसरी मिस, हमें आगे क्या करना चाहिए? कृपया मुझे अपने आदेश दें। ये लावण्या राठौर ने अपनी आंखें झपकाईं और वह शानदार चमकती हुई बड़ी आंखें अचानक झिलमिला उठीं जो बेहद नाजुक और प्यारी लग रही थीं। लेकिन जो उसे जानते थे उन्हें पहले ही गुप्त रूप से एक सिहरन महसूस हो चुकी थी।